बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। मलिक रियाज साहब का नाम आए और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और कंट्रोवर्सी ना हो और साथ काजी फायज ईसा साहब का बेंच हो, 3 रुकनी बेंच के सरबराही करते हुए आज अमल दरामद बहरिया टाउन मलीर वाली ज़मीन के जो पैसे मलिक रियाज साहब ने देने थे उसका केस आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब सुन रहे थे, जिसमें उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं मलिक रियाज साहब के खिलाफ वो काफ़ी मैं कहूँगा मलिक रियाज साहब के लिए ख़तरनाक है, तसल्ली बख्श नहीं है। मलिक रियाज साहब बड़े बड़े केसों में से बड़े आराम से मक्खन मलाई की तरह निकल जाते रहे हैं। वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बेटे का केस हो या और मामलात, दीगर मामलात हों, उनकी कानूनी टीम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त और धांसू किस्म की होती है, तो मलिक रियाज साहब की स्ट्रैटेजी भी उसके पीछे बड़ी ज़बरदस्त होती है। और इस दफ़ा काजी फायज ईसा साहब ने उनको याद कराया है कि यार आप ये जो काम कर रहे हैं बैरिया टाउन बनाने वाला, इसमें आपने एक तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से इजाज़त ली है कि नहीं ली है। फिर उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि थाना कल्चर और पटवारी कल्चर को ख़त्म करना होगा। अब इसका मतलब ये है कि थाना कल्चर और पटवारी कल्चर का कि आप साजबाज करें, थानेदार नू नाल रलाओ, रातों रात जड़ी है छत पाओ, जो उमूमी तौर पर पाकिस्तान में होता है, और सुबह अदालतों में किसी और अदालत में जाके केस फाइल कर दो कि ये जी कब्जा तो हमारा है, तो ये स्टे जो है पुराना है, ये नया है, ये फलाना है। पैरेलल एक लिटिगेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं जो कि साला साल चलता रहता है। लोग जो हैं बूढ़े हो जाते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो जवान हो जाते हैं और केस लटकते रहते हैं इस तरह। तो काजी साहब ये कह रहे थे ये पटवारियों वाला और थानों वाला कल्चर ख़त्म करना होगा, इंडिकेटिंग कि गड़बड़ है। दूसरी बात जो उन्होंने की वो भी बड़ी मानी खेज है। उन्होंने कहा कि ये जो क्रिमिनल मैटर है, इसके अंदर क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो डिटर्मिन होनी है, यानी कि जो फौजदारी वाला मामला है उसको मैं बाद में देखूंगा और पहले जो सिविल साइड के ऊपर है वो देख रहा हूं मैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अदालत को पेमेंट के हवाले से जो 460 अरब रुपया मलिक रियाज साहब ने एग्री किया था खुद सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने कि जी मैं दूंगा। आपको पता है बड़ी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये ज़मीन दी गई थी सिंध हुकूमत की तरफ से, और इसके लिए नहीं दी गई थी कि वो मलिक रियाज साहब को दे दें। सिंध हुकूमत भी इसके अंदर उतनी ही मुजरिम है जितने मलिक रियाज साहब मुजरिम है या मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजरिम है। और अब जो है वो इस केस को जानबूझ के उलझाया जा रहा है और मलिक रियाज साहब दरखास्त लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि जी वो तो मुझे ज़मीन नहीं मिल रही, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले तो मुझे ज़मीन नहीं दे रहे, तो मैं पैसे तो नहीं मैं दे सकता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी मैं दिवालिया हो गया हूँ, मार्केट जो है वो बड़ी ख़राब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कंपीट कैसे करूँ, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। तो उन्होंने ये दरखास्त दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे काजी साहब ने कहा कि आप कब से पैसे नहीं दे रहे। और मलिक रियाज साहब ये जो मामलात हैं इनके कोविड के दिनों में भी इन्होंने दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, खुद मान के खुद जान के कि मलीर की जो ज़मीन थी वो हथियाई हुई ज़मीन थी, गैर कानूनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको काजी फायज ईसा साहब से पहले कर इसलिए दिया कि लोगों ने ज़मीन खरीद ली हुई थी, बहुत पेचीदा मामलात हो गए हुए थे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट, है तो ये नाजायज़ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ कर दिया इसलिए कि यार बहुत सारे लोग इसके अंदर मुतासिर होंगे। लेकिन कहा जाता है कि यार आप जब इंसाफ करें, आसमान भी गिर रहा हो तो आपको इंसाफ करना होता है। मैं वापस मलिक रियाज साहब वाले मामले के ऊपर आऊँगा, बड़ी धांसू किस्म की इसके अंदर डिटेल्स हैं, मैंने आपको बताना है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि काजी फायज ईसा साहब ने इसमें, क्योंकि ये अमल दरामद बेंच है जो मलिक रियाज साहब का केस सुन रहा है, उसमें बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा है कि ये जो अमल दरामद के बेंचेस हैं ये कौन से कानून के तहत बनाए जाते हैं। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से लेकर ये चलता हुआ है अमल दरामद वाला मामला, उमर अता बंदयाल भी लेके बैठे रहे हैं इसको, और जो लोग कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब और शायद नवाज शरीफ साहब का केस भी अमल दरामद बेंचेस में फॉल करता है, जिसमें अकामा में पनामा में उनको निकाला गया था। तो जो काजी साहब की ये जो ऑब्जर्वेशन है कि ये अमल दरामद के बेंचेस कानून के मुताबिक हैं या नहीं हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मानी खेज है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो ये नुक्ता जो है अगर उठाया गया कि जी अमल दरामद वाला बेंच होंदा की है,
व्हाट इज इट्स वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, तो काजी साहब तो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किस कानून के तहत होता है। अच्छा, तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों बैठी हुई है? जजेस बैठ के क्यों तनख्वाहें ले रहे हैं? जजेस बैठ के झंडों वाली गाड़ियों के अंदर आ जा क्यों रहे हैं? ये कितने कितने लाखों के पैकेजेस हैं, ये क्यों है? एक सवाल बनता है ये। तो उसमें मेरा ख्याल है काजी साहब ने जवाब दे दिया इसका। उन्होंने सलमान भट्ट साहब जो कि मलिक रियाज साहब के वकील हैं, उनसे ये कहा है कि ये आप अपील हमसे लेकर आए हैं या हम तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। ये कार्रवाई होती है अमल दरामद के। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला ना माना जाए तो काजी साहब जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इंस्टेड कि आप एक अमल दरामद का बेंच बनाकर बैठ जाएं और फिर आप उससे पूछते रहें लाएं आपकी क्या दरखास्त है। अच्छा, आपको सुनते हैं जिस तरह मलिक रियाज 7200 दरखास्तें लेकर आ गए हैं जी कि मुझे लैंड नहीं मिल रहा, मार्केट ठीक नहीं चल रही, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं जी, मैं पैसे नहीं दे सकता जी, ये मुझे ऐसे हो गया। तो ये जो चीजें हैं काजी साहब के कहने के मुताबिक ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आते हैं और उन्होंने कहा है कि फौजदारी मामलात जो हैं वो हम बाद में देखेंगे, ये जरा हम निपटा लें। अच्छा, अब इसमें जो यूसुफ रजा गिलानी वाला और नवाज शरीफ साहब वाला मामला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें फाइनलिटी या उसका पता तब चलेगा अगर मुस्लिम लीग नून वाले इस ऑब्जर्वेशन से फायदा उठाते हैं, या यूसुफ रजा गिलानी साहब तो खैर उन्होंने क्या फायदा उठाना है, अब इससे मामला जो है वो खत्म हो गया हुआ है यूसुफ रजा गिलानी साहब की हद तक। नवाज शरीफ साहब वाले मामले के हवाले से अभी सवालात मौजूद हैं। आगे आ जाइए अब जरा कि सुप्रीम कोर्ट अगर अमल दरामद करवाने बैठे, क्योंकि 460 अरब रुपया जो है वो मलिक रियाज साहब ने देना है, तो वो क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें? जाहिर बात है, अगर पैसे नहीं दे रहे और काजी साहब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने हमें अंधेरे में रखा है, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है जिसमें मलिक साहब जाते हैं जेल फ्रॉड के चक्कर में। अच्छा, ये बड़े मलिक साहब जो है ना बड़े लकी आदमी है इस हवाले से, और इनके हवाले से अदालतें जो हैं वो ऐसे ही बेबसी पाई जाती हैं। लेकिन दिस इज आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट अदालत। लेट्स सी काजी साहब ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है उसके अंदर मजीद क्या कार्रवाई होगी इस हवाले से। एक और अहम मामला 190 मिलियन पाउंड वाला, वो भी आ गया जी इसमें। इमरान खान साहब आ गए हैं इसमें कि उन्होंने जो पैसे लिए बाहर से, जो मलिक रियाज साहब ने 190 मिलियन डॉलर जो है भेजे, पाउंड 190 मिलियन पाउंड भेजे बरतानिया में। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पकड़े और कहा कि ये इलीगल इलिसिट मींस गैर कानूनी तरीके से बरतानिया के अंदर आया है, और हुकूमत पाकिस्तान को वो पैसे लौटा दिए। और हुकूमत पाकिस्तान ने वो सुप्रीम कोर्ट में जो लायबिलिटी सेट की हुई थी, या जो जुर्माना था, या जो पैसे देने थे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से लैंड लेकर मलिक रियाज साहब ने और हीले बहाने बनाए जा रहे थे, वो 460 अरब रुपए के अंदर उन्होंने 190 मिलियन पाउंड इमरान खान साहब ने जमा करवा दिए थे, जिसके बुनियाद के ऊपर अलकादिर ट्रस्ट केस जो है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के ऊपर पड़ा हुआ है। अभी आज की जो समात थी उसमें सवालात रेज किए गए हैं, इश्यूज बताए गए हैं। आगे चलेंगे तो ये मामलात आने हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि एक ऐसा पैसा जो मलिक रियाज साहब ने गैर कानूनी तौर पर भेजा हो। अच्छा, अब ये गैर कानूनी कह देना जो है वो मेरे मुंह से आप सुन रहे हैं, आप कहेंगे पता नहीं क्या है गैर कानूनी है। अच्छा, हमारे जराए मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड भेजा गया पाकिस्तान के ऊपर, इसके ऊपर टैक्स ही नहीं अदा किया पाइन ने। ये इतने बड़े जबरदस्त कारोबारी आदमी हैं, जाएं सुप्रीम कोर्ट खोले इसको, कोई अदालत खोले इसको, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान से भी गैर कानूनी तरीके से भेजे गए थे। अगर जायज तरीके से भेजे गए होते तो यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी को क्या पड़ा हुआ था। बहरहाल ये अदालत के देखने वाले मामलात हैं और ये देखे जाने चाहिए। इस मुल्क में एक तो मुसीबत ये है कि जो बहुत बड़ी मछली बन जाता है वो फिर ऊपर ही ऊपर घूमना शुरू कर देता है। अब मलिक रियाज साहब का मसला ये है कि उन्होंने जो एम्पायर बिल्ड किया है वो उन्होंने बहुत ही चालाकी से, मैं कहूंगा जहानत नहीं मैं कहूंगा, इसमें चालाकी मौजूद है, इसमें धोखा मौजूद है, इसमें फरेब मौजूद है, इसमें फ्रॉड मौजूद है। उन्होंने अब इसके अंदर रिटायर्ड जर्नल्स भी लगाए हुए हैं।
उन्होंने इसके अंदर अब रिटायर्ड जज भी लगाए हुए हैं, उन्होंने इसके अंदर अब ब्यूरोक्रेट्स भी लगाए होते हैं। इन 3 लोगों के जो रिटायर्ड हैं, इनसे ज्यादा बेहतर इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, निजाम को, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, लूप होल्स को कौन जानता है बेहतर? तो मलिक रियाज साहब ने, वो सारे लोग जो हैं उनको बड़े बड़े इश्तिहार छापते हैं ये अखबारात में, आइए गड्डियां भी लो, पैसे भी लो, तो साढ़े कुल कम करो। तो ये एक हिस्सा है मलिक रियाज साहब के कारोबार का, जिसको वो आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया हुआ है। एक क्लर्क, मलिक रियाज साहब ने एक क्लर्क की हैसियत से काम शुरू किया था। मैं खिलाफ नहीं हूं कि एक आदमी ने जो है वो इतनी तरक्की की है, लेकिन उन्होंने जो तरक्की की है वो अपने मुंह से खुद कहते हैं, खुद सर, कि मैंने पहिए लगाए फाइलों के नीचे। क्या बदतरीन निजाम होगा इस मुल्क का जिसके अंदर मलिक रियाज जैसा क्लर्क जो है वो पहिए लगाता है नीचे फाइलों के, और उसकी फाइलें जो हैं वो चलती जाती हैं, और उसके ऊपर कुछ फिर बाद में जो है वो एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड कर लेता है। क्या खूबसूरत बात है कि सिंध हुकूमत जो है वो लैंड जो है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देती है। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को इसलिए देती है कि ये गरीब लोग या मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं इसमें अपने मकानात बना सकें, आहिस्ता आहिस्ता पैसे दें इंक्रीमेंटल हाउसिंग के लिए। वो आगे मलिक रियाज साहब को भेज देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, जो काजी साहब इंडिकेट कर रहे हैं कि फौजदारी मामलात इसके अंदर, शायद जो ओरिजिनल बेंच था उसको ये देखना चाहिए था, उसको अंधा नहीं होना चाहिए था। ये नहीं हो सकता कि आप इस मुल्क के अंदर सीमेंट के जो हैं वो शहर के शहर आबाद करते रहें, ज़राई ज़मीन आप खाते रहें, दरख्त आप काटते रहें, आमों के बाग आप खा जाएं और उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दें, एक खंडर बना दें आप इसको सीमेंट का, और कोई पूछने वाला ना हो। तो इसमें पूछा जाना चाहिए था कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा गया कि ये कानून के मुताबिक सिंध की हुकूमत इनको जमीन नहीं दे सकती थी। ये कोई पता नहीं 16,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन का तो अब मामला फंसा हुआ है। 55% बहरिया टाउन कराची में बन चुका हुआ है, और अब ये 16,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन है जिसमें मलिक रियाज साहब कह रहे हैं माई लॉर्ड मेरे को तो पैसे नहीं है कि बहरिया टाउन ठुस हो रहा है, मार्केट जो है बहुत कंपेटिटिव हो रही है। काजी साहब ने कहा है इसमें, इस केस के अंदर आज मलिक रियाज साहब के वकला को कि आप ये क्या रोना धोना आपने लगाया हुआ है मेरे सामने आके, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो, मतलब तो यही है उसका। तो इसमें यह भी देखना चाहिए कि ये जो सिंध गवर्नमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो कानून है जमीन देने का, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जमीन दी गई। मैं मलिक रियाज साहब की बात नहीं कर रहा, समझिए ये कि गैर कानूनी काम कहां से शुरू हो रहा है। सिंध हुकूमत कर रही है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को गैर कानूनी तौर पर दे रही है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर कानूनी तौर पर मलिक रियाज को दे रही है। इनको लाइन में खड़ा करके इनसे पूछें कि भाईजान ये बाप का पैसा था, तुम्हारे बाप की जमीन है, हैं? अब्बा जान लेकर आए हुए थे तुम्हारे, ये जो इस तरह तुमने जमीन दी मलिक रियाज को। और जो सिंध हुकूमत जो है सर्व कर रही होती है लोगों को, लोगों के वोट लेकर आई होती है, नारे लगाकर आई होती है कि हम आपकी खिदमत करेंगे। ए खिदमत कर दे पे इस मुल्क के निजाम को सीधा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आप हम ऐसे बैठे रह के मुंह तकते रहेंगे और हम बोलते रहेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करें। फौजदारी मामलात के अंदर अगर मलिक रियाज फ्रॉड करके आ रहा है तो पकड़ें। अगर सिंध की हुकूमत ने फ्रॉड किया है, जो मिनिस्टर ने फ्रॉड किया है, या चीफ मिनिस्टर ने फ्रॉड किया है, या चीफ मिनिस्टर के वालिद साहब ने उनको कहा है कि तुम फ्रॉड करो, उनको पकड़ें। उनको क्यों नहीं सजाएं मिल सकती इस मुल्क के अंदर? इसलिए सजाएं नहीं मिल सकती कि इस मुल्क के अंदर किसी को सजा नहीं मिल सकती। यह मुल्क ही ऐसा है, जो तगड़ा है ये उसका मुल्क है। अच्छा, जज्बात से हटके जरा थोड़ा सा आ जाए। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। अमेरिका के अंदर 18वीं सदी में रॉकफेलर जो है बहुत बड़ा एक किरदार गुजरा है, जिसने ऑयल जो है वो जमीन से निकालता भी था, ऑयल को रिफाइनरीज भी अपने पूरे मुल्क के अंदर कायम करना शुरू कर दी, और फिर रिटेल के तौर पर दुकानें खोल खोल के या पेट्रोल पंप्स खोल खोल के उसने बेचना भी शुरू कर दिया। और मेरा ख्याल है वो थी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ न्यू जर्सी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में गई। रॉकफेलर की कंपनी थी, ये अमेरिकी बहुत बड़ा अमीर आदमी था जिसने ऑयल के बिजनेस को पूरे अमेरिका में फैला दिया था। करदा ऐसी मलिक रियाज ने कम करदा सी, छोटे बंदे को खरीद लिया, आउट कर दिया, जमीन ले ली,
वो इतने भी मेरा ख्याल है बेईमाना तरीके से नहीं करता था, जहां पे बेवाओं की जमीनों के फड्डे और ये वो होते नहीं होते सी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये तो इतना बड़ा जाइंट बन गया है, इतना बड़ा ये अजदहा बन गया है कि ये छोटे छोटे बिजनेसेस को, जो ऑयल के बिजनेस हैं, उनको खाता जा रहा है। तो मार्केट के अंदर कंपेटिटिवनेस नहीं रही है, मार्केट के अंदर दूसरे लोगों के लिए जगह नहीं रही है। उन्होंने कहा इधर आ जाओ पाइन रॉकफेलर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमेरिकी ने, और उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया इस बिजनेस को। उन्होंने कहा कि ये नहीं रह सकता तुम्हारे पास इस हालत में, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को देखते हुए उसको डिवाइड किया और उसके हिस्से बकरे किए, क्योंकि इस शख्स ने दूसरे बिजनेसेस को खा गया हुआ था। ये इसका वो लस्ट जो है खत्म नहीं होता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा खत्म करो। तो गुजारिश ये है कि बहरिया टाउन, जिसके अंदर दूसरों के अंदर कंपेटिटिवनेस ना छोड़े, मार्केट के अंदर कंपेटिटिवनेस ना छोड़े, ऐसी फैसिलिटीज दे रहा हो जो रियासत ना दे रही हो। ये कैसे हो सकता है कि रियासत खुद मुझे बिजली ना दे, और बहरिया टाउन जो है, जिसने पैसा कमाया हुआ है चोरी चकारी से, धोखे से, फरेब से, मैं ये नहीं कह रहा कि सारों ने ये कमाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में मामला तो ऐसे है ना, जिसका जो हाथ पड़े वो नहीं छोड़ता। तो वो जिसने जो बनाया वो उससे मकान बना के, तो मलिक रियाज साहब उसको खूबसूरत फैसिलिटीज दे रहे हैं। बिजली नहीं जाएगी आपके बिल्डिंग के मामला, सिक्योरिटी के मामला, आपको कमाल हम देंगे। है क्या नीचे बेस के ऊपर? बेस के नीचे गैर कानूनी चीजें जो इसके अंदर पॉइंट आउट की जा रही हैं। आई होप कि काजी साहब इसको वाकई तौहीन अदालत के अंदर बदलें, और आई होप कि जो लोग इसके अंदर बड़े बड़े लोग हैं जी, कहां तक जाएंगे आप? सिंध हुकूमत तक जाएंगे आप? मलिक रियाज को पकड़ें, सिंध हुकूमत को पकड़ें, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को पकड़ें, वो गंदे पटवारी को पकड़ें, वो गंदे थानेदार को पकड़ें, वो गंदे पुलिस वाले को पकड़ें, गंदे चीफ सेक्रेटरी को पकड़ें, किस किस को पकड़ें, लेकिन पकड़ना चाहिए सर। पकड़ नहीं होगी तो फिर ये मुल्क इसी तरह ही चलता रहेगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।